पॉइंट, मतलब कि एग्जाम में उन्हीं में से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, और वो चीजें आप सारी पढ़ लोगे तो एक्स्ट्रा मटेरियल और अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। तो मैं बात करता हूँ कि अपना जो रीनल सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, इसका काम है, रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम वही सिस्टम होता है जिसके अंदर अपना किडनीज होते हैं ना, ये जो किडनीज है अपनी, यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम, दोनों किडनीज है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा है, ठीक है। और अपना रीनल सिस्टम की बात करें तो अपने जो बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से, शरीर से बाहर निकालने का जो सिस्टम होता है उसको अपन बोलते हैं रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम यदि बॉडी के अंदर नहीं हो तो क्या होगा, यदि रीनल सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी के अंदर नहीं हो तो क्या होगा। देखो इसकी इंपॉर्टेंस आप सब लोगों को मालूम है, क्या है रीनल सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर बनते कब है, जब मेटाबॉलिज्म होगा बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि अपन ने जो कुछ भी खाना खाया शरीर के अंदर, जो कुछ भी गया पेट के अंदर जो गया, अब उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने, जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इंटेस्टाइन में, उसके बाद में क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, डाइजेशन के बाद मेटाबॉलिज्म होगा, तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होते हैं, और उसके साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स मेनली इंपॉर्टेंट जो होते हैं, जो प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये हो गए। और क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है अपनी बॉडी के अंदर, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बन गई, ऑक्सीजन, मतलब बॉडी ने रेस्पिरेशन किया तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है। साथ साथ में यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपने शरीर के, अपनी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है उसी को अपन बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ ऐसा नहीं है, आवाज सही आ रही है ना, बिल्कुल ठीक है, मतलब समझ पा रहे हैं ना जो कुछ कह रहा हूं मैं, एकदम सर। ठीक है। तो ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करना है, कुछ सोचने की कोशिश नहीं करना है, जो मैं बातें कहूँ उनको सिर्फ सुनते चले जाओ, ठीक है, सुनते चले जाओगे सब कुछ काम हो जाएगा आपका। सर आई कांट हियर यू, कौन बोल रहा है, जितेंद्र पुरी, जितेंद्र आवाज आ रही है क्या, जितेंद्र, जितेंद्र, हाँ सर आ रही है, अब आ रही है। आ रही है ना, ठीक पहले है। हाँ मैसेज आया था ना तो इसलिए। हाँ सर पहले किया था। ओके, तो देखो मैं कह रहा हूं कि अपना मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ किडनी नहीं है, और दूसरे सिस्टम भी है अपनी बॉडी के अंदर। दूसरे सिस्टम और क्या है अपने बॉडी के अंदर, कोई बता सकता है कि और कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन अपनी बॉडी के अंदर होता है। स्किन, हाँ बिल्कुल, स्किन जो है, स्किन से पसीना निकलता है, और पसीने के साथ लंग्स, में, हाँ बिल्कुल, लंग्स जो है वो CO2 को बाहर निकाल रहा है, CO2। जीआईटी ट्रैक्ट। बिल्कुल, GIT ट्रैक्ट जो है वो भी अपना क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। GI ट्रैक्ट जो है वो भी अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा, जी सर। देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो गए, देखो एक तो स्किन हो गया अपना, दूसरा लंग्स हो गया, ठीक है, स्किन, लंग्स हो गया, और क्या है, किडनीज मैन एक्सक्रीटरी है ये। और लीवर जो है उसको भी अपन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लीवर क्या करता है कि लीवर जो है वो यूरिया को बनाने का काम कर रहा है, ऑर्निथिन साइकिल जो है वो लीवर के अंदर चल रहा है। सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, आप सुनते चले जाओ, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप तुरंत मेरे से पूछोगे, ठीक है। और GIT सिस्टम जो है वो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा है। अब देखो ये जो रीनल सिस्टम है इसके अंदर अपन ने देख लिया कि भाई मेन सिस्टम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है अपनी किडनीज, ठीक है। किडनी जो है वो क्या कर रही है कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का काम कर रही है, किडनीज ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम कर रही है।
हाँ, तो मैंने ये कह रहा था कि किडनी जो है वो अपना प्यूरिफिकेशन का काम कर रही है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म से मालूम चल गया ना, मेटाबॉलिज्म मतलब या तो छोटे मटेरियल जो है वो टूट के मतलब जुड़ के बड़ा मटेरियल बनाना, या फिर बड़े मटेरियल टूट के छोटा मटेरियल बनाना, वो मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक तो एनाबॉलिज्म और दूसरा केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे मटेरियल। छोटे मटेरियल कौन से? एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ये टूट के यदि बड़ा मटेरियल बना रहे हैं। बड़ा मटेरियल क्या है? जैसे एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। फैटी एसिड्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? फैट, फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो यदि छोटे मटेरियल टूट के, छोटे मटेरियल जोड़ के बड़ा मटेरियल बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं अपन एनाबॉलिज्म। और यदि बड़े मटेरियल टूट के, जैसे प्रोटीन का विघटन होकर यदि एमिनो एसिड बन रहा है, तो उसको अपन बोल रहे हैं केटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म के साथ में कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपने बॉडी के अंदर जो सिस्टम होता है उनको अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम। सुन पा रहे हो सब? साथ साथ में बोलते रहा करो। सुन पा रहे हो? यस यस सर, सुन पा रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सुन पा रहे हो तो बिल्कुल अपन आगे बढ़ जाते हैं। स्क्रीन सब कुछ दिख रहा है ना? जो जो स्क्रीन पे आ रहा है, जैसे अभी नोट्स आ रहे हैं तो दिख रहा है आपको? यदि मैं यस सर। अभी फोटोज आ रहे हैं, दिख रहा है ना? यस सर। ओके, तो अब देखें कि ये देखो, अब एक बात मैंने कहा कि चार तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, किडनी है, स्किन है, लंग्स है और जीआईटी है। किडनी एक दिन के अंदर 1500 ml के आसपास, करीब 1.5 लीटर से 2 लीटर के आसपास जो है वो वाटर को एक्सक्रीट करती है। ठीक है, एग्जाम में ये कभी कई बार क्वेश्चन पूछा, पहले भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक दिन में कितना यूरिन आउटपुट होता है? जनरली 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, 1.5 से 2 लीटर किडनी। स्किन के अंदर, स्किन से जो वाटर लॉस हो रहा है 600 से 800 ml पर डे। स्किन कितना वाटर लॉस कर रहा है? 600 टू 800 ml पर डे। लंग्स से 400 से 600 ml पर डे। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लंग्स से कितना वाटर लॉस पर डे होता है? कितना होता है? लंग्स से वाटर लॉस कितना हो रहा है? 400 से 600 ml। हाँ, 400 से 600 ml पर डे। तो देखो, स्किन और लंग्स इन दोनों से मिला के जो, और जीआईटी भी कई बार साथ में गिन लेते हैं, इससे जो वाटर लॉस हो रहा है उसको अपन बोलते हैं इनसेंसिबल वाटर लॉस। और इनसेंसिबल वाटर लॉस जो है वो 800 से 1200 ml पर डे होता है। कितना? 800 से 1200 ml पर डे। एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है? 800 टू 1200 ml पर डे। नॉइस किधर आ रही है? 800 टू 1200 ml पर डे। आवाज किसके यहाँ से आ रही है? यदि ज्यादा शोर है आसपास में तो माइक को म्यूट कर सकते हैं आप लोग, है ना? कुछ प्रॉब्लम हो तो माइक को अनम्यूट करिए और मुझे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। सर हाँ सर हाँ, बोलो। सर, सभी को बोलिए सर, माइक को अनम्यूट करें सर, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल, जिन माइक को अनम्यूट नहीं, म्यूट करना है ना, माइक को म्यूट कर दीजिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो माइक को अनम्यूट करो और आप कुछ भी पूछ लो, और जब आपको नहीं पूछना है तो माइक को म्यूट कर दो, ताकि सर ये आवाज क्या कह रहे हो? हाँ, वापस करो। हाँ, चालू करो, माइक को चालू करो। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं बाहर था तो मेरे से आ रही थी आवाज मेरे पास से। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जब ज्यादा शोर है ना आपके आसपास तो आप थोड़ा माइक हाँ को सर, थोड़ा, मैं म्यूट कर देता हूँ। क्या कर रहे हो? म्यूट कर देता हूँ बोलो। हाँ हाँ बिल्कुल, जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, ओके। तो देखो, अपन यहाँ पढ़ रहे थे कि बॉडी के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, किडनी, स्किन, लंग्स और जीआईटी। अब मैंने कहा इनसेंसिबल वाटर लॉस, स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा और जीआईटी के द्वारा, इनसे कंबाइंड रूप से एक दिन का जो इनसेंसिबल वाटर लॉस हो रहा है वो हो रहा है 800 से 1200 ml पर डे, है ना? ये याद रखना। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इनसेंसिबल वाटर लॉस होता है 400 ml,
600 ml, 800 ml और 1000 ml, तो इसमें से आंसर क्या दोगे आप, बताओ। 1000 ml। 1000 ml, और क्या है, और कौन सा आंसर देंगे, और कोई? देखो ऐसा है, 1000 ml। देखो एग्जाम में पहले भी आया हुआ आ चुका है, और उसमें उस एग्जाम के अंदर 800 ml उन्होंने ठीक किया था, सही किया था, 800 ml को राइट माना है। तो अपने क्या करना है, जैसे कि जैसे मान लो स्किन से 600 से 800 ml ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, तो एग्जाम में जब आता है ऑप्शन, सिंगल ऑप्शन दिया हुआ आता है, तो अपने को 600 टिक करना है। इसी तरीके से इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना हो रहा है, 800 से 1200 ml हो रहा है, ठीक है। अब 800 से 1200 ml हो रहा है, तो उसमें से अपने एग्जाम में सिर्फ सिंगल ऑप्शन दे दिया जाए, तो अपने को क्या करना है, 800 ml टिक मार्क करना है, 800 ml टिक करना है, ठीक है। तो ये हो गया साहब अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इनसे वाटर लॉस कितना हो रहा है। अब बात कर रहे हैं अपन रीनल सिस्टम की। रीनल सिस्टम जो है, मतलब किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और ये प्रोस्टेट, ये सारी चीजें मिलकर जो सिस्टम बना रही है रीनल सिस्टम। तो इस रीनल सिस्टम के अंदर मेनली 5 ऑर्गन्स होते हैं, मेल रीनल सिस्टम के अंदर, और फीमेल रीनल सिस्टम के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो किडनी है, 2 किडनीज है, सबको मालूम है, दो, देखो ये वाली किडनी है ना, माउस का कर्सर भी दिख रहा है क्या आपको, या नहीं देख पा रहे हो? यस सर, दिख रहा है। माउस का कर्सर दिख रहा है, या हैंड टूल ले लेते हैं अपन, ये अब हाथ दिख रहा है ना, ये हैंड टूल, इसमें कुछ ये भी है क्या, हाँ। स्लो आ रही है। आवाज आवाज क्या हो रहा है, क्या कह रहे हो, आवाज आ रही है, सब ठीक आ रही है? हाँ देखो, तो रीनल सिस्टम के अंदर अपन ने कहा कि 2 किडनीज होती है, 2 किडनी हो गई और 2 यूरेटर हो गए, ठीक है, और ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा फिर बाहर एनवायरनमेंट में ओपन हो गया। अब किडनीज का लेवल क्या होता है, मतलब किडनी अपने बॉडी के अंदर कौन से लेवल पे होती है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर T12 से लेकर L3 के बीच में होती है अपनी किडनी। याद रखना, एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि किडनी जो है उनका लेवल क्या होता है अपने बॉडी के अंदर, तो T12 से लेकर L3 के बीच में हो रही है अपनी किडनी, T12 से लेकर L3 के बीच में। ये देखो, ये जो है ना अपनी 2 किडनीज है, ठीक है, और ये अपना यूरेटर हो गया, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और ये हो गया यूरेथ्रा। तो किडनीज का लेवल क्या हो गया, T12 से लेकर कौन सा हो गया, L3 तक। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाली है, तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना है। या तो अपने जैसे कि मोबाइल में कर रहे हो, तो जैसे मोबाइल में ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ये हाईलाइट कर लिया आपने, ठीक है। मोबाइल में नहीं कर रहे हो, और मोबाइल मतलब लैपटॉप में कर रहे हो या मोबाइल में कर रहे हो, तो ऐसे हाईलाइट कर सकते हो। और यदि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो वो सबसे बेस्ट है, सॉफ्ट कॉपी अपने हाथ में, हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखो और हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर लो, ये सबसे अच्छा है, ठीक है ना। आप लोग भी इसको हाईलाइट कर पा रहे हो क्या, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने कि राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। ये राइट साइड वाली ये जो किडनी है वो देखो थोड़ी नीचे बनाई है, राइट साइड वाली नीचे है, जबकि लेफ्ट साइड वाली ये जो किडनी है वो ऊपर है। राइट साइड वाली किडनी नीचे क्यों है, क्योंकि राइट साइड में क्या है, यहाँ पर आ गया अपना लीवर, राइट साइड में अपना लीवर आ गया, इसलिए राइट किडनी जो है वो नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। अब देखो ये, और यहाँ पर चलते हैं आगे। तो ये रीनल सिस्टम के बारे में समझ में आ गया आपको, क्या क्या है रीनल सिस्टम के अंदर। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो अपना रीनल सिस्टम है उसके अंदर किडनी और यूरेटर जो है ये दोनों का डेवलपमेंट होता है मीजोडर्म से। इंपॉर्टेंट आइटम है, याद रखने वाली चीज है, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है। क्या है ये जो है किडनी जो है, इन किडनीज का डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है,
मीजोडर्म से। याद रखना, एग्जाम में याद रखना, किडनीज का डेवलपमेंट मीजोडर्म से। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है तब 3 लेयर्स बनती है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो 3 लेयर्स में से जो मीजोडर्म लेयर है उससे अपने रीनल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। देखो रीनल सिस्टम के अंदर किडनी और यूरेटर, ये किडनी और क्या है, ये यूरेटर। ये किडनी और यूरेटर जो है इनका डेवलपमेंट तो हो रहा है कहाँ से, मीजोडर्म से। और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड, इनका डेवलपमेंट हो रहा है एंडोडर्म से। ठीक है, इनका डेवलपमेंट कहाँ से हो रहा है, एंडोडर्म से हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रीनल सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम, रीनल सिस्टम कहां से डेवलप होता है, चैट विंडो में मैसेज डाल के बताइए, रीनल सिस्टम कहां से डेवलप हो रहा है। रीनल सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम, बिल्कुल मीजोडर्म से डेवलप हो रहा है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम मीजोडर्म। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रीनल सिस्टम इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म और नन ऑफ द अबव। तो अपने को क्या डालना है, मीजोडर्म। ठीक है, रीनल सिस्टम मीजोडर्म से डेवलप हो रहा है। अब रीनल सिस्टम के एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि किडनीज का डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम किडनीज का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो 4th वीक में हो रहा है। कौन से वीक में, कौन से वीक में हो रहा है, बोलिए जरा। 4th वीक में, बिल्कुल 4th वीक। 4th वीक में। मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं, 4th वीक में होता है। हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट आइटम जो होता है वो मैं आपसे बुलवा रहा हूँ, ताकि ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते रहेंगे इसके ऊपर। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये पॉइंट खुद 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 बोल लिया करो। अब जिन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों को श्योर सिलेक्शन चाहिए आगे वाले एग्जाम में और जिनके पास अपने खुद के नोट्स नहीं है, उन लोगों के लिए ये मस्ट है कि जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, जो पीडीएफ कॉपी भेज रहा हूँ, उन लोगों की प्रिंट निकालना आपको 100% जरूरी है। ठीक है ना, प्रिंट निकालोगे और उसमें टिक मार्क करोगे, हाईलाइट करोगे, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। और जिनके पास अपने नोट्स खुद के बनाए हुए हैं वो इनमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लगे वो निकाल के अपने नोट्स में डाल सकते हो, वहां लिख सकते हो। देखो सिलेक्शन होता क्यों नहीं है, मेरी बात सुनो। सिलेक्शन जनरली क्यों नहीं होता लोगों का, कि भाई साहब मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ पढ़ रहा हूँ, सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सिलेक्शन। लोग क्या करते हैं साहब, ये गाइड भी पढ़ ली, ये नोट्स भी पढ़ लिए, वो नोट्स भी पढ़ लिए, अच्छा उसका सिलेक्शन हुआ था, उसके नोट्स अच्छे हैं, वो भी पढ़ लिए। सारे नोट्स पढ़ लोगे, सारी बुक्स पढ़ लोगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपका एक सिंगल सोर्स होना चाहिए स्टडी का, स्टडी मटेरियल का सिंगल सोर्स चाहिए। और वो सिंगल सोर्स यदि आपके पास नोट्स हैं, क्या राजेंद्र आपके पास है नोट्स? हाँ सर। नोट्स कैसे हैं आपके पास? सर मेरे खुद के बनाए हैं। खुद के बनाए हुए नोट्स है ना, तो उन नोट्स के अलावा आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो नोट्स भेजे हैं इनमें से जो पॉइंट आपको कुछ और इम्पोर्टेंट लग रहा है वो उस नोट्स में उतार लो। ठीक है, या फिर आपको कमी लग रही है उस नोट्स में, ये उतार सकते हो। ठीक है ना, मतलब ऐड करते रहो, एक सिंगल सोर्स लगा के रखो। और जो रजिस्टर होता है ना अपना, कौन सा, जिसमें अपन पेपर और ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो रफ कॉपी है यार कमलेश। हाँ अनम्यूट करो। हेलो हाँ तुम्हारे पास रफ कॉपी है, नोट्स नहीं है क्या? सर, फेयर कॉपी भी लेके बैठा हूँ। फेयर कॉपी कौन सी है, जो नोट्स पहले के बना रखे हैं? दोनों है। हाँ दो, तभी तो बोल रहा हूँ, दो चीज नहीं होनी चाहिए आपके पास, ओनली सिंगल सोर्स होना चाहिए। ठीक है, सिंगल सोर्स क्या ठीक रखोगे, है सर। जो सिंगल नोट्स आपके या तो जो वहां पर जो क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, उन नोट्स को बाद में इम्प्रूव कर लेना। अभी जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तब या तो क्या करो कि आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, यदि कंप्यूटर है, लैपटॉप है वगैरह, तो उसमें देख लो, नहीं तो आप इसका प्रिंट निकाल के सामने रख लो। या फिर या ऐसा भी नहीं कर सकते तो जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस समय आप इस पे ध्यान दे लो और ये क्लास खत्म होने के बाद में अपने जो नोट्स हैं उसके अंदर वो पॉइंट्स ऐड कर लो। एक सिंगल सोर्स होना चाहिए, यहाँ भी लिख दिया, दूसरी कॉपी में भी लिख दिया, ऐसा ऐसा करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिर्फ एक सिंगल सोर्स रखो, जो कुछ लिखना है एक जगह लिख लो सब कुछ। ठीक है ना, ऐसा करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा।
एक सेकंड। सिंगल सोर्स नोट्स के बारे में, ठीक है ना, एक सिंगल सोर्स होना चाहिए आपके पास में। सिंगल सोर्स नोट्स नहीं है तो सिलेक्शन मुश्किल है, इसलिए इस बात का आज से ध्यान रख लेना। और जिनके पास नोट्स बिल्कुल नहीं है, जिन्होंने नहीं बना रखे हैं, उनके लिए सिंपल सीधा तरीका है कि जो मैंने पीडीएफ भेजी है उसकी प्रिंट निकाल के रख लो और उसको पढ़ लो, सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पढ़ रहे थे, आगे पढ़े। स्क्रीन आ गया कुछ स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखो मैं बात कर रहा था कि जब रीनल सिस्टम अपना डेवलप हो रहा है, रीनल सिस्टम जब डेवलप हो रहा है, तो रीनल सिस्टम का डेवलपमेंट के टाइम डेवलपमेंट जो हो रहा है वो 4th वीक में स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम में कितनी ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रीनल सिस्टम का, किडनीज का डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक स्टेज में कब होता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में रीनल किडनीज का डेवलपमेंट कब होता है, तो 4 वीक, याद रख लेना, ठीक है। भूलना मत, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, इससे रिलेटेड, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन और मिलेंगे आपको, हार्ट का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन और मिलेंगे, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है कि 4 वीक में तो किडनी बनना स्टार्ट हो गई। किडनी बनना स्टार्ट होने के बाद, किडनी बनना स्टार्ट होने के बाद 4 से 7 वीक के बीच में यूरिथ्रल ब्लड और नेफ्रॉन्स बनते हैं। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स है, और नेफ्रॉन बनना स्टार्ट हो जाते हैं 4 से 7 वीक के बीच में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आ रही है वो ये आ रही है कि अपने जो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो रहा है, 12 वीक पे। बोलो कब हो रहा है, 12 वीक पर। बिल्कुल 12 वीक पे फर्स्ट टाइम जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में यूरिन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। टोटल क्या होता है, मतलब 36 वीक जो है, 38 वीक के आसपास अपन बोल रहे हैं कि भाई कंप्लीट टर्म है, टर्म पीरियड है, ठीक है। तो मतलब 40 वीक्स जो है वो टर्म पीरियड है। तो 40 वीक तक का बच्चा, जैसे मान लो जब बेबी अंदर बना है, एम्ब्रियो बना है, उसके बाद में 4 वीक में किडनी बनना स्टार्ट हुई, 4 से 7 वीक के बीच किडनी के अंदर नेफ्रॉन बनना स्टार्ट हुए, और यूरिन फॉर्मेशन का स्टार्ट हो गया 8 से 12 वीक के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि जब बच्चा माँ के पेट में है उस समय ही उसके अंदर यूरिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर पेशाब का बनना स्टार्ट हो जाता है, कब, 12 वीक के बीच। तो एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूरिन फॉर्मेशन कब सबसे पहले स्टार्ट हुआ, 12 वीक के अंदर, ठीक है। और ये किसने बना दिया, ये हाईलाइट किया है क्या किसी ने, मेरे इधर हाईलाइट हो गया है सब कुछ। जिसने भी हाईलाइट किया एक बार कंट्रोल रीडू करना है या रिमूव कर देना इसको, हाईलाइट शायद ये मेरे इधर शो होने लग गया ये हाईलाइट किया हुआ, ठीक है। किसने किया था वो, यहाँ हाईलाइट किया हुआ कुछ काम नहीं आएगा, आप अपनी फाइल में हाईलाइट करो, अपनी सॉफ्ट कॉपी में हाईलाइट करो, क्योंकि ये तो मेरे पास पड़ा रह जाएगा। एग्जाम के अंदर, क्या कह रहे हो, एग्जाम के अंदर 8 11 वीक जाए तो दोनों में कौन सा चूजना पड़ेगा। 8 से 11 वीक लिखा हुआ है, हाँ, तब यहाँ पर बाद वाला सेलेक्ट करना, 11 वीक सेलेक्ट करो आप, ठीक है। देखो क्या होता है कि अब यूरिन जो बन रहा होता है, और यूरिन क्या करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करता है। एमनियोन और कोरियन जो मेम्ब्रेन होती है ना एम्ब्रियो के अंदर, तो एमनियोन और कोरियन के बीच में जो एक फ्लूइड रहता है उसको अपन बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर बच्चा तैरता रहता है। और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसका 80% पोर्शन फीटल पोर्शन बनाता है, फीटल पोर्शन,
यदि एमनियोटिक फ्लूइड की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है 36 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा, एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 36 वीक पे नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, कितना होता है 1000 ml। याद कर लेना, याद है ना आप लोगों को। 36 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है 1000 ml होता है 36 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड। याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। 36 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना है 1000 ml। एग्जाम में कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यदि ये एमनियोटिक फ्लूइड 12 वीक पे जब यूरिन बनना स्टार्ट होता है तो उस समय एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है 50 ml, और 36 वीक पे मैक्सिमम होता है 1000 ml, और 40 वीक पे जो है वापस इसकी मात्रा कम हो जाती है 600 से 800 ml के बीच में रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया साहब 40 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है, तो अपने को मालूम है 600 से 800 ml के बीच में होता है, और स्पेसिफिक दे दे ओनली 400 600 800 1000, तो अपने को क्या करना है 600 टिक करना है एग्जाम में, ठीक है। और लेकिन ज्यादातर जो है एग्जाम में यही पूछा जाता है कि 36 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, 1000 ml याद रखना। देखो अभी क्लास स्टार्ट करने के बाद में इतने से टाइम के अंदर जो मैंने काफी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। देखो जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। देखो एक तो मैंने ये बताया इनसेंसिबल वाटर लॉस कितना होता है 800 से 1200 ml, इन चीजों को भूलना नहीं है, याद रखना है हमेशा ही, ठीक है। 800 से 1200 ml होता है इनसेंसिबल वाटर लॉस। किडनी कितना एक दिन में यूरिन आउटपुट करती है 1.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर, ठीक है। रीनल सिस्टम जो है उसमें किडनीज का लेवल क्या होता है T12 से लेकर L3 के बीच में, किडनीज का लेवल थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर लंबार वर्टिब्रा 3 के बीच में। रीनल सिस्टम जो है उसका डेवलपमेंट मीजोडर्म से होता है। किडनीज किससे बनती है मीजोडर्म से बनती है, किडनी और यूरेटर तो बनती है मीजोडर्म से। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड किनसे बनती है एंडोडर्म से बनती है। राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है, क्यों होती है क्योंकि राइट साइड में क्या होता है लीवर होता है। आवाज ठीक आ रही है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर ठीक है, चलो आवाज में प्रॉब्लम आए कुछ आए तो तुरंत बता दिया करो, ठीक है। अब देखो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में मैंने बोल दिया था रीनल सिस्टम का डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ 4th वीक के अंदर, 4th वीक में रीनल सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। और 36 वीक पे मैंने कहा एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 36 वीक पे होती है 1 लीटर। और एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का कहाँ से बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड दो फैक्टर काम करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए। कौन कौन? एक तो फीटल मटेरियल मतलब फीटस से जो यूरिन आउटपुट हो रहा है वो, और 20% जो है मैटरनल मटेरियल, मदर के जो प्लेसेंटा है वहां से जो फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है वो बनाता है 20%, और 80% बना रहा है फीटस, तो 100% एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है। मतलब फीटस का यूरिन आउटपुट जो हो रहा है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड में हेल्प कर रहा है। 80% हेल्प जो है एमनियोटिक फ्लूइड इसी से बना हुआ होता है। अब देखो यहाँ पर 36 वीक मतलब एट 36 वीक जो है वो नेफ्रॉन कंप्लीटली काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कब स्टार्ट करते हैं 36 वीक पे। 36 वीक पे नेफ्रॉन अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इसी कारण 36 वीक पे जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा मैक्सिमम होती है। अब देखो फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ किडनी जो है अच्छे से काम करना कब स्टार्ट करती है 2 वीक आफ्टर डिलीवरी के 2 वीक बाद जो है अपनी किडनी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देती है। देखो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज और आई है अपने सामने। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बच्चे के जन्म के बाद उस 2 वीक में उसका वेट लॉस क्यों हो जाता है, बच्चे के जन्म के बाद फर्स्ट 2 वीक में उसका वजन कम क्यों हो जाता है। वजन कम किडनी अनमेच्योर रहती है। बिल्कुल, किडनी क्या होती है कि जन्म के 2 वीक बाद में जो है फंक्शनल मैच्योरिटी आती है किडनी के अंदर। इसका मतलब ये बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ उसके बाद बच्चे की किडनी अभी मैच्योर नहीं है, बच्चा जितना दूध पी रहा है जितना फ्लूइड जा रहा है तो किडनी जो है उस फ्लूइड को कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। किडनी जो है यूरिन आउटपुट ज्यादा कर रही है, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो रहा है तो बच्चे का जितना वजन था उससे धीरे धीरे वजन कम हो रहा है। अराउंड 10% वेट लॉस हो जाता है न्यू बॉर्न के अंदर। कितना परसेंट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट 2 वीक में किडनी जो है न्यू बॉर्न की मैच्योर नहीं होने के कारण कितने प्रतिशत वेट लॉस हो जाता है। तो याद रखना कितना प्रतिशत वेट लॉस हो गया 10% वेट लॉस हो गया, 10% वजन
कम हो जाता है बच्चे का। एग्जाम में कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है। देखो जहां जहां मैं बोल रहा हूँ कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो अब कंप्लीट मैच्योरेशन ऑफ किडनी, किडनी कंप्लीटली काम करना कब स्टार्ट कर देती है, तो किडनी कंप्लीटली जो है वो जन्म के 2 साल बाद में, 2 साल बाद में बिल्कुल एनाटॉमिकल और फंक्शनल दोनों तरीके से मैच्योर हो जाती है। देखो फंक्शनली मैच्योर तो 2 वीक बाद में हो जाती है, लेकिन एनाटॉमिकली अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होती। तो एनाटॉमिकल मैच्योरेशन जो है वो 2 साल बाद में हो जाता है किडनीज का, ठीक है। इतना जितना अभी तक मैंने जो कुछ बताया, कुछ प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, मालूम चल रहा है। देखो क्या करना है कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। जितना कुछ बताया उतना याद करते चले जाओ, जितना बताया उतना याद करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, ठीक है ना, सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, न तो कुछ स्पेशल पढ़ने की चाहत रखनी है, न कुछ अलग पढ़ने का सोचना है। जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो बस, सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। इस गाइड में घुसे, उस गाइड में घुसे, इस बुक को पढ़ा, उस बुक को पढ़ा, तो कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो 1 मिनट, आप जो कुछ अभी पढ़ा है उसको एक बार नोट्स को वापस रिवाइज करो। 1 मिनट का मैं पानी पी के मैं वापस आ रहा हूँ 1 मिनट में। हाँ तो सब लोग रेडी, आगे चले, आगे चले। यस। ठीक है, सारे लोग अवेलेबल नहीं है, कुछ लोगों की हो सकता है अभी ड्यूटी है तो वो लोग नहीं आए, तो उनका कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डिंग मिल जाए। लेकिन रिकॉर्डिंग के पीछे मत रहना, क्योंकि जो कुछ अभी जितना आप प्रेजेंट में पढ़ पाओगे बाद में रिकॉर्डिंग को नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। आप में से जितने लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं सारे लोग मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे ही बैठे ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई काम पे जाने वाला या कुछ ऐसा कुछ। विष्णु, भरत, जितेंद्र, धनराज, ओनली स्टडी सर। ठीक है। तो जब भी मान लो अपनी क्लास होगी तो आप लोग आके बैठ गए और उसको पढ़ना है। अब देखो करना क्या है कि जैसे मान लो मैंने अभी पढ़ाया, जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद तुरंत आपको इस अपनी जगह से उठना नहीं है, ठीक है, उठोगे नहीं। जो कुछ पढ़ाया उसको आधे घंटे तक वहीं बैठ के आपको फिर से पढ़ना है, आंखें बंद करके फिर से याद करना है। उसके बाद जो कुछ भी काम करना चाहो कर लेना, ठीक है। तो देखो अपन कहाँ थे, यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक पॉइंट और आया है कि किडनीज का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो गया है अपना 4th वीक में। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? 4th वीक में स्टार्ट हुआ है, 4th वीक में। उसके बाद में देखो ये किडनीज बनती है, देखो ऐसे धीरे धीरे यहाँ एक जो किडनीज बन रही है, पहले देखो क्या बनता है कि प्रोनेफ्रोज बनती है, और फिर मीजोनेफ्रोज बनती है, प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज, फिर मेटानेफ्रोज। इस तरीके से किडनी का ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो किडनी के डेवलपमेंट की स्टेजेस जो हैं उनके सिर्फ अपने को नाम ध्यान रखने हैं।
कि सबसे पहले जो किडनी बन रही है, रीनल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसके अंदर सबसे पहले जो किडनी बन रही है वो है आर्कीनेफ्रोज। आर्कीनेफ्रोज, उसके बाद में बनती है प्रोनेफ्रोज। ये क्या होता है कि किडनी जो बन रही है ना, वो अभी जिस लंबार रीजन के अंदर जहां पर किडनी है वहां पर वो नहीं होती है। सब किडनी जो है ऊपर के साइड में सर्वाइकल थोरेसिक रीजन के आसपास किडनीज बनना स्टार्ट होती है। तो सर्वाइकल रीजन में जब किडनीज होती है तो उनको बोलते हैं अपन प्रोनेफ्रोज। उसके बाद में 4th वीक पे जो किडनी बन रही है, जो रियल में जो किडनी होती है, वो उसको अपन बोलते हैं मीजोनेफ्रोटिक किडनीज या मीजोनेफ्रोज। और उसके बाद में लंबोसेक्रल रीजन में जो किडनी आ जाती है उसको अपन बोलते हैं मेटानेफ्रोज। प्रोनेफ्रोज, मीजोनेफ्रोज और मेटानेफ्रोज। और उसके बाद जो किडनी बन रही है वो हो रही है मैच्योर किडनी। ये किडनी का रीनल डेवलपमेंट प्रोसेस है, किडनीज का रीनल डेवलपमेंट प्रोसेस। एक सेकंड। हाँ, तो कैसे कमलेश? यस सर। हाँ ठीक है ना, मालूम चल रहा है? तो देखो आगे बताते हैं अपन आपको। हाँ सर। तो नेक्स्ट में अपन अपने बात करते हैं अब किडनी के बारे में, रीनल प्रॉपर किडनी के बारे में बात कर रहे हैं कि किडनी जो है वो 2 होती है। यदि किडनी नहीं बने तो उसके लिए अपन क्या कहेंगे, रीनल अजेनेसिस एक कंडीशन होती है। देखो ये जो किडनी बन रही है, देखो यहाँ से किडनीज का ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, उसको बोलते हैं ये प्रोनेफ्रोटिक किडनी, प्रोनेफ्रोज। ठीक है, उसके बाद में किडनी का डेवलपमेंट ये धीरे धीरे नीचे डिसेंड हो रही है। ये देखो ये किडनीज बनती है इस तरीके से नीचे की तरफ डिसेंड हो रही है, उसको बोलते हैं मीजोनेफ्रोज। ठीक है, और उसके बाद में जो किडनी यहाँ पर अपने लास्ट में यहाँ पर आ जाती है उसको बोलते हैं मेटानेफ्रोटिक किडनी। और उसके बाद में जो किडनी का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। 4th वीक में किडनी बनना स्टार्ट हुई और 8 से 12 वीक के बीच में जो है यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया किडनीज के अंदर। ठीक है, तो ये अपनी किडनीज है, अपना ह्यूमन बॉडी है और इसके अंदर ये 2 किडनीज, राइट किडनी थोड़ी नीचे है, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर है। ठीक है, और ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ओके, तो देखो किडनीज अपनी बॉडी के अंदर कितनी है, 2 इन नंबर। 2 किडनीज है अपनी बॉडी के अंदर, कितनी है, 2 किडनीज। इफ फेलियर टू डेवलप बोथ किडनीज, यदि दोनों किडनी ही किसी पेशेंट के अंदर नहीं बनती है, कई मरीज ऐसे हो जाते हैं कि दोनों किडनी का डेवलपमेंट नहीं होता, बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद में मालूम चलता है कि उसके अंदर दोनों किडनी है ही नहीं, 2 किडनी नहीं होती है। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रीनल अजेनेसिस। क्या बोल रहे हैं, रीनल अजेनेसिस। और रीनल अजेनेसिस वाली जो कंडीशन है वो जनरली होती है एडवर्ड सिंड्रोम के अंदर। इसमें एडवर्ड सिंड्रोम या ट्राइसोमी 18 के अंदर जो है वो रीनल अजेनेसिस वाली कंडीशन होती है। इफ फेलियर टू डेवलप 1 किडनी, यदि एक किडनी नहीं बन पा रही है, एक किडनी नहीं बन पा रही है, किसी भी पेशेंट में एक किडनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, यूनिलैटरल रीनल अजेनेसिस। यूनिलैटरल रीनल अजेनेसिस। ठीक है, अब देखो यदि मान लो मैंने कहा कि बच्चा जो है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में है उस समय एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम कौन कर रहा है, यूरिन कर रहा है। यदि किडनीज का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, यदि दोनों किडनी नहीं बनी, तब तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत कम होगी, क्योंकि उस समय यूरिन बिल्कुल ही नहीं बनेगा। और एमनियोटिक फ्लूइड का 80% पोर्शन जो है कौन बना रहा है, 80% पोर्शन कौन बना रहा है, फिटर। हाँ फीटल पार्ट और फीटल का किड दोनों, यदि किडनीज ही नहीं होगी तो बनेगा ही नहीं अपना एमनियोटिक फ्लूइड। अब देखो यदि एक किडनी जो है ये अब्सेंट है, यदि किसी पेशेंट के अंदर एक किडनी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं यूनिलैटरल रीनल अजेनेसिस। ये रीनल अजेनेसिस इज ए कंजेनाइटल पैथोलॉजिकल कंडीशन। कंजेनाइटल मतलब जन्मजात कंडीशन है, जिसमें क्या होता है कि या तो एक आइदर 1 और बोथ किडनीज मिसिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि दोनों किडनी नहीं बनी है या फिर एक किडनी नहीं बनी है, यदि एक किडनी नहीं बनी है तो क्या होगा कि यूरिन जो जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, और यूरिन उतना नहीं बनेगा तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा भी कम हो जाएगी। ठीक है, और यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा यदि 200 ml से कम होती है एटम मैंने 36 वीक पे क्या कहा, कितनी होती है एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा,
एमनियोटिक फ्लूइड कितना होता है 36 वीक पे? 1000। हाँ 1000 ml, ठीक है। 1000। हाँ 1 लीटर होता है। यदि मान लो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ओलिगो हाइड्रो एमनियोज। याद रखना, एग्जाम में कितनी बार, डीएसएसबी में, दूसरे एग्जाम्स में, बीएसएफ में, कितने ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ओलिगो हाइड्रो एमनियोज क्या होता है? ओलिगो हाइड्रो एमनियोज में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 200 ml से कम। और ये पूछ लिया जाए कि यदि पॉलीहाइड्रो एमनियोज क्या होता है? पॉलीहाइड्रो एमनियोज क्या होता है? यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा जो है वो 200 ml से 2000 ml से 2 लीटर से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोज। याद रखना कितना? 2 लीटर से ज्यादा यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीहाइड्रो एमनियोज, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को नापने की जो कुछ विधियां होती है, सोलनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो एक होती है AFI, अपन ओबीजी जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो होता है वो होता है 5 से 25 के बीच में, ठीक है ना। तो 5 से 25 के बीच में होता है। यदि मान लो 5 से कम होता है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो उस कंडीशन को अपन ओलिगो हाइड्रो एमनियोज कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से एसडीपी होता है सिंगल डीपेस्ट पॉकेट। ये यदि 2 सेंटीमीटर से कम होता है तो उस कंडीशन को अपन ओलिगो हाइड्रो एमनियोज कहते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब ओलिगो हाइड्रो एमनियोज किसी पेशेंट में होता है तो वहां पर नॉर्मल सलाइन का इंस्टॉलेशन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी के अंदर नॉर्मल सलाइन जो है वो डाला जाता है रूम टेम्परेचर पर, एनएस का इंस्टॉलेशन किया जाता है। तो ये हुआ कि किडनी जो है अपनी 2 होती है नंबर के अंदर, और यदि किडनी नहीं बन रही है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं रीनल अजेनेसिस। किडनी जो है वो क्या है? अपना रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ऑरल गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है किडनी। क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल। रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब होता है बिटवीन पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और पेरिटोनियम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल क्या है? बिटवीन पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखो ये अपना डायग्राम है, और देखो यहाँ पर कहाँ गया ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। देखो यहाँ पर ये जो बताया है कि भाई ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है ना, ये वाली है ब्लू कलर की लाइन, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो है पेरिटोनियल कैविटी। और इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, उनको अपन बोल रहे हैं क्या? इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उनको अपन ने क्या कहा? इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन्स जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब ये एब्डोमन है, ये आगे एब्डोमन, और ये पीछे वाली एब्डोमिनल वॉल जो है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, और ये पेरिटोनियम के बीच में जो यहाँ पर ऑर्गन्स आ गए उनको अपन बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो किडनी एक क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। किडनी एक तरह का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, ठीक है। किडनी एक क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। विष्णु, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा तुम्हारा, कहाँ छुप के बैठे हो? सर यही हूँ सर। अच्छा अच्छा, म्यूट करके रखा हुआ था। तो यहाँ का जोधपुर में कोई रूम ले रखा है या अपने घर पे ही रह रहे हो? घर पे हूँ सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और ये मान सिंह कहाँ है? मान सिंह, मान सिंह, मान सिंह क्या फोन रख के चला गया है क्या? और जितेंद्र पुरी, जितेंद्र? सर अवेलेबल हूँ। कहाँ पर? दिखाई तो नहीं दिए। सर कैमरा बंद कर रखा है। हाँ हाँ, कहाँ पर है जरा दिखाओ। अवेलेबल हूँ सर। ये पीछे क्या है आपके? ये सर हैं? पीछे एक्चुअल में मैं अभी अपनी कपड़े की शॉप पे बैठा हूँ तो वहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कुछ आप टाइम के लिए टेम्परेरी। पापा जी की हाँ, घर शॉप की है सर। क्या?
हाँ चलो ठीक नहीं है, सर अच्छी बात। भाई, हाँ कोई बात नहीं, कहीं भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो चलो अपन आगे देखते हैं। कहाँ गया ये। तो किडनी जो है अपना रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। ठीक है, किडनीज आर द रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। अब देखो, लेटरल टू वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा के दोनों साइड में होता है, एक इधर लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। और लेवल जो होता है किडनी का क्या होता है, T12 से लेकर L3 के बीच में होता है। किडनी का वजन कितना होता है, 150 से लेकर 175 ग्राम के आसपास होती है अपनी किडनी। किडनीज का वजन जो है वो 150 से 175 ग्राम के आसपास है किडनीज, है ना। ये किडनीज, ये देखो ऐसे भूरे कलर की होती है किडनीज। और किडनी देखी है, ओरिजिनल किडनी कभी किसी ने देखी है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। देखिए कहाँ नहीं पर देखी सर। सर नहीं देख। एसएन मेडिकल कॉलेज में सर एक बार वो लगा था सर, वहाँ पे मौका ही देखो नहीं मिला सर देखने। डेड बॉडीज वगैरह रखी हुई थी सर वहाँ पे, तो अच्छा सारे वहाँ, ऑर्गन रखे हुए थे सर, वहाँ देखा था सर। अच्छा वहाँ दिखा रहे थे। ओके ओके। क्या मनीष, मनीष यस सर। कहाँ, फोटो नहीं दिख रहा है? हाँ सर, फोटो म्यूट फोटो किया हुआ है। फोटो नहीं दिख रहा। एक मिनट। स्टार्ट वीडियो। अच्छा बाहर बैठे हो खुले में, छत में, बरसात बरसात नहीं आ रही? हाँ आ नहीं रही है। नहीं आ रही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा और अच्छा। नेटवर्क स्लो है गांव में, इसलिए छत पे बैठा हूँ। अच्छा गांव में नेटवर्क कम आता है ना, हाँ हो सकता है कई जगह। तो आवाज आ रही है मेरी बराबर? हाँ सर बराबर आ रही है। चलो ठीक है। तो देखो ऐसा है कि जैसे मान लो ये जो चैप्टर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये चैप्टर अपन किसी कोचिंग में पढ़ने जाएंगे तो एक चैप्टर पढ़ने में आपको 20 दिन लगेंगे। 20 दिन में वो 10 दिन 15 दिन में एक चैप्टर करवाएंगे। और मैं एक चैप्टर आपको एक ही क्लास में पूरा करवा रहा हूँ, ठीक है ना। और वही उतना ही सब कुछ पढ़ा रहा हूँ जितना वहाँ कोचिंग क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, उससे ज्यादा ही पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते चले जाना आप तो, ठीक है। तो देखो अपन कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो किडनी का वजन जो है वो 150 से 175 ग्राम होता है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि मैंने क्या है कि वहाँ पीजीआई चंडीगढ़ में था ना, तब वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट ओटी जो है वहां पर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ड्यूटी थी मेरी। रोज एक दो किडनी देखने का काम होता था। किडनी को एक पेशेंट से निकाला और दूसरे पेशेंट में ले जाके लगाने का काम होता था। तो हमारे हाथों में वहाँ किडनियां होती थी। तो किडनीज का खूब काम किया है अपन ने, ठीक है। इसलिए आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि आपने किडनी देखी है क्या। वैसे देख लोगे कभी, हो सकता है ड्यूटी लगेगी तो आप भी जरूर देखोगे। इसलिए अपने आप को लकी फील करो कि जस्ट ऐसा है कि आपको ये कोर्स मिला है, ठीक है ना। कोर्स मिला है और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या, कोर्स आपको मिल गया, फॉलो करते रहना बस। देखो क्या होता है कि कल भी मैंने ये बात आपको कही थी। बहुत सारे लोग जब एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तब क्या होता है कि सब, हर कोई सोचता है कि सर मैं भी सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन रिचुअल फॉलो करना, एक जगह बैठे रहना लंबे टाइम तक और पढ़ पाना ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। खाना सबके सामने पड़ा है, मैं अब क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हर कोई अटेंड कर सकता है, लेकिन सारे लोग अटेंड कर रहे हो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो लोग साथ टिके रहेंगे, आगे तक टिके रहेंगे, वो लोग सक्सेस हो जाएंगे। जो लोग बीच में छोड़ देंगे वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बस सिर्फ सक्सेस का राज सिर्फ इतना ही है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे किडनीज की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की बात कर रहे हैं। किडनी कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची हो रही है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो किडनी जो है ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये लंबाई हो गई, ठीक है ना। और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किडनी की चौड़ाई हो गई। और किडनी की मोटाई जो है ये, तो लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होती है। और किडनी की मोटाई जो है वो लगभग, किडनी की मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर। तो 12, 6 और 3 का रेशियो होता है लेंथ, विड्थ और हाइट का किडनीज का।
और किडनी का शेप जो है वो कैसा है, बीन शेप का है, रेडिश ब्राउन, भूरे कलर की होती है किडनी, ये है ना भूरा भूरा कलर, रेडिश ब्राउन, लाल कलर का और थोड़ा भूरे कलर का, रेडिश ब्राउन है किडनीज अपनी, रेडिश ब्राउन किडनीज, ये वाला रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। और 5 लॉब्स इन ईच किडनी, देखो ये याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक किडनी के अंदर 5 लॉब होते हैं। कितने लॉब, कितने लॉब होते हैं किडनी के अंदर? 5 लोग। हाँ, प्रत्येक किडनी के अंदर 5 लॉब होते हैं, ठीक है, याद रखने वाली बात है। और ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई जो है वो 1350 ml ऑफ टोटल कार्डियक आउटपुट, टोटल कार्डियक आउटपुट कितना हुआ, 5 लीटर ना, तो 5 लीटर में से करीब 1350 ml जो है वो ब्लड कहाँ चला जाता है, किडनी को चला जाता है। मतलब एनाटोमिकली मैक्सिमम ब्लड सप्लाई होती है, एनाटोमिकली पूरे बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किसको हो रही है, किडनीज को हो रही है एनाटोमिकली, ठीक है। फिजियोलॉजिकली मैक्सिमम ब्लड सप्लाई जो है वो होती है लीवर को। देखो लीवर को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई हो रही है कितनी, 1500 ml पर मिनट, 1 मिनट में 1500 ml ब्लड किसके पास जा रहा है, लीवर के पास, यकृत के पास। और 1350 ml ब्लड 1 मिनट में किसके पास जा रहा है, किडनी के पास, ठीक है। तो अब मैं ऐसे पूछूं कि मैक्सिमम ब्लड सप्लाई कौन से ऑर्गन को पर मिनट होती है, तो कौन से ऑर्गन को होती है, लीवर को, लीवर, क्योंकि लीवर को 1500 ml जा रहा है, और किडनी को पर ml कितना जा रहा है, पर मिनट कितना ml ब्लड जा रहा है, किडनी को पर मिनट जा रहा है 1350 ml। तो मैक्सिमम ब्लड सप्लाई तो लीवर को हो गई, लेकिन ये पूछूं कि एनाटोमिकली मैक्सिमम ब्लड सप्लाई किसको होती है, तो उसका आंसर है किडनी। किडनी आंसर क्यों है, क्योंकि किडनी का वजन जो है वो कितना है, 150 ग्राम, कितना, 150 ग्राम है किडनी का वजन, और जबकि लीवर का वजन जो है वो है 1.5 किलो, ठीक है ना। तो मतलब मैं बात करूं कि यदि 1500 ml में 1500 ग्राम का भाग दे दूं, इसका मतलब 100 ग्राम को कितना ब्लड सप्लाई हो रहा है, 100 ml ब्लड सप्लाई हो रहा है लीवर को, लेकिन किडनी के 100 ग्राम को लगभग 900 से 1000 ml के आसपास ब्लड सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनाटोमिकली ब्लड सप्लाई जो है वो किडनीज को हो रही है, ठीक है, समझ में आया, मालूम चल गया। एनाटोमिकली मतलब कि 100 ग्राम जो है उसको सबसे ज्यादा, मतलब वेट के हिसाब से सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई तो हो रही है किडनी को, और मैक्सिमम ऐसे ही काउंट करें कि पर मिनट कौन से ऑर्गन को सबसे ज्यादा ब्लड जा रहा है, तो वो जा रहा है अपने लीवर को जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया साहब। जैसे जैसे मैंने जहां जहां हाईलाइट किए हैं, यदि आपके पास सॉफ्ट हार्ड कॉपी निकाली हुई है, प्रिंट आउट निकाला हुआ है, तो हाईलाइटर से उन पॉइंट्स को हाईलाइट करते चलिए साथ साथ में। जब दोबारा आपको पढ़ना होगा तो ये सारा का सारा सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है उसी चीज को पढ़ना है सिर्फ, और सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक साथ में, ठीक है। सर एक बात बोले सर, हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था कि सर अभी एग्जाम आने वाले हैं, वैसे भी सर प्रिंट आउट निकालना पॉसिबल नहीं है सर बाहर जा करके सर। तो सर आप जो ये प्रिंट आउट भेजते हो सर, इसमें हाईलाइट किए हुए अगर भेजो तो सर आप हाईलाइट किए हुए भेज दूंगा कल से मैं आपको सारे, ठीक है। हाँ तो सर हम उनको बाकी फोन में ही पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी सर, एकदम बिल्कुल एक बार ठीक है, रिवाइज हो जाएगा मैं पहले ही आपको हाईलाइट कर दूंगा और उसके बाद में हाईलाइट किया हुआ भेज दूंगा, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है। और जिन लोगों ने सर अभी अगर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना सर, हाँ हाँ सर उसका प्रिंट आउट निकालेंगे सर, क्लियर नहीं आएगा सर, हाईलाइट करके भेजोगे तो। हाईलाइट वाले का वैसे तो प्रिंट आउट जो है, प्रिंट आउट के लिए दूसरा भेज देंगे यार, कोई चिंता क्यों कर रहे हो। वैसे जो ये हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ होता है ना, वो प्रिंट आउट में आता ही नहीं है, वो प्रिंट में नहीं आता है सर, प्रिंट में नहीं आता, निकाल के देख लेना, ठीक है। हम सर प्रिंट फोन में में पढ़ आएगा ही लेंगे, नहीं सर साहब। फोन में ही पढ़ लेंगे सर, ऐसे डायरेक्ट ही हाईलाइट करके भेज देंगे। आप ऐसा करना कि वो एक बार प्रिंट निकाल के देखना, मैंने ट्राई किया हुआ है, हाईलाइटर से हाईलाइट किया हुआ है ना, उसको यदि प्रिंट निकालते हैं तो वो प्रिंटर में आता ही नहीं है, वो सिर्फ हाईलाइट वहीं रहे, नहीं आता, ठीक है ना, कोई बात सर नहीं, वो बिना हाईलाइटर ही भेजना सर। ठीक है दोनों सर एक मिनट सर, सर एक्चुअली हमारे नोट्स पढ़ के फिर सर आपके वाले जो नोट्स है ना सर हाईलाइट के वो रिवाइज कर लेंगे सर एक बार। हाँ ऐसा भी इसलिए ठीक है। वापिस सर इसमें ऐड करने के जितना भी टाइम कहाँ रहता है सर। देखो हाँ देखो मेरी बात सुनो, कितना ऐसा लंबा है कि देखो ऐसा है कि आप कहोगे वैसे ही भेज दूंगा मैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाईलाइट किया हुआ प्रिंट में नहीं आता है, ये मैंने ट्राई किया हुआ, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है कि हाँ वो नहीं आएगा सर।
ठीक है ना, इसलिए तो सर मेरे को सर वो प्रिंट निकलवानी पड़ेगी ना सर, वो लफड़ा हो जाएगा सर। हमारे पास क्या खुद के नोट्स नहीं लिखे हुए हैं। कमलेश हाँ कमलेश सर। कमलेश तुम्हारे पास नहीं है ना नोट्स? हाँ सर, मेरे पास पर्सनली नोट्स नहीं है सर, मेरे खुद हाँ के तो लिखे मेरी हुए हैं। बात सुन, पर्सनली नोट्स नहीं है ना तो इनको प्रिंट निकाल लेना, ये प्रिंट में नहीं आएंगे, जो भी मैंने हाईलाइट किए हुए ना वो प्रिंट में नहीं आएगा, ठीक है? मालूम ही नहीं चलेगा कि हाईलाइट किया, और हाँ मालूम सर। चल जाए तो सबसे अच्छी हाँ। बात है यार, उसमें क्या चाहिए, वो वहां पर थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश ब्लैकिश दिख जाएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, कि वो आपको हाईलाइट ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी बाद में, ठीक है ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो देखो आगे देखते हैं। तो अपन कहाँ थे? यहाँ पर। तो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें कि किडनी को ब्लड सप्लाई किस तरीके से हो रही है, और आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो है वो कहाँ से जा रही है। तो ये अपनी किडनी जो है, वो किडनी, ये देखो, ये अपना हार्ट है, ठीक है, हार्ट, ये हार्ट अपना, और ये वाला हार्ट, हार्ट से क्या हो रहा है, कहाँ गया फोटो, ठीक है, हार्ट से यहाँ से निकल रहा है ना, ये एरोटा निकल रहा है, एरोटा, ठीक है, आर्च ऑफ एरोटा, फिर निकलता है एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा से नीचे निकल रहा है क्या। तो देखो यहाँ पर एब्डोमिनल एरोटा से ये ब्रांच निकलती है, उसको अपन बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी। एब्डोमिनल एरोटा से जो ब्रांच निकली उसको अपन ने क्या कहा, रीनल आर्टरी है, ठीक है ना। आपको मालूम है ना एरोटा वगैरह कैसे क्या होता है? जी सर मालूम है। हाँ हाँ, नहीं तो फोटो बना के बताऊं? नो नो सर। हम्म, नहीं सर। नहीं है ना, ठीक है, चलो कोई नहीं, नहीं तो फोटो देख लेना। देखो क्या होता है कि जो एरोटा निकला, एब्डोमिनल एरोटा, उससे ब्रांच निकली रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी जो क्या गई किडनी के अंदर गई, और किडनी के अंदर फिर से ब्रांचिंग हो गई, और अलग अलग देखो, रीनल आर्टरी जो बनती है सेगमेंटल आर्टरी, ये सेगमेंट देखो किडनी के अंदर ये सेगमेंट हो गए, सेगमेंट के बाद में अंदर क्या कहा, लोब, किडनी के कितने लोब बताए अपन ने अभी? 5। 5 लोब पाँच बताए ना। पाँच। हाँ, किडनी के 5 लोब बताए हैं अपन ने, 5। ये देखो, ये 5 लोब्स इन ईच किडनी। तो किडनी के ये जो लॉब्स हैं यहाँ पर, ये लोब, ये किडनी का लोब, ये किडनी के जो लॉब्स है ना, ये जो किडनी के जो लॉब्स हैं, एक मिनट यार, क्या हो गया? हाँ, किडनी के अलग अलग लॉब्स, जैसे कि ये लोब है, ये लोब है, ये किडनी का लोब है, ये इधर लोब है, 5 से 6 लोब, मतलब किसी में 5 किसी में 4, तो जनरली 5 लोब गिने जाते हैं। तो लॉब्स के बीच में जो सप्लाई करने के लिए इंटरलोबार आर्टरी होती है, इंटरलोबार, ये इंटरलोबार आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। फिर इंटरलोबार आर्टरी से छोटी ब्रांचिंग और निकलती है, ठीक है ना, ये वाली, ये तो इंटरलोबार आर्टरी, ये लोब और इस लोब के बीच में जो आर्टरी होती है उसको बोला अपन ने इंटरलोबार आर्टरी। ये वाला लोब, ये वाला लोब, इसके बीच में जो आर्टरी है वो इंटरलोबार आर्टरी, ठीक है। और इंटरलोबार आर्टरी से फिर छोटी छोटी ब्रांचेज और निकलती है, उनको बोलते हैं अपन आर्कुएट आर्टरी, ये आर्कुएट आर्टरी, आर्कुएट आर्टरीज, ठीक है। आर्कुएट आर्टरीज से फिर इंटरलोब्यूलर आर्टरी, लोब्यूल के अंदर जो आर्टरी जा रही है उसको अपन बोलते हैं इंटरलोब्यूलर आर्टरी। और इंटरलोब्यूलर आर्टरी के आगे जो है वो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई चली जाती है। नेफ्रॉन जो है अपना, ये कहाँ गया नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन, ठीक है ना। ये रीनल आर्टरी आई, और रीनल आर्टरी से इंटरलोबार, इंटरलोब्यूलर, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, और उसके बाद में ये एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्या कर रही है कि अपना जो ये है अपना बॉमन कैप्सूल, और ये पूरा अपना जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन को ब्लड सप्लाई देने का काम कौन कर रही है, एफरेंट आर्टरियोल, ये एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल। और फिर वापस जो ब्रांच निकल रही है वो क्या होगा, इफरेंट आर्टरियोल, और उसके बाद में जो वापस वेन आएगी वो ये वापस रीनल वेन के अंदर मिक्स हो जाएगी, ये वाली, ये देखिए वापस इफरेंट आर्टरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज नेटवर्क, इंटरलोब्यूलर वेन, आर्कुएट वेन, इंटरलोबार और रीनल वेन, और वापस ये रीनल वेन से किडनी के थ्रू ये ब्लड वापस निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बैंगनी कलर की जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में कौन कौन जानते हैं, तो जानते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में? कोचिंग कर रखी है ना राजेंद्र? सर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है, याद है किसी को? भरत? याद। हम्म,
याद तो नहीं आ रहा। याद नहीं है, कोई बात नहीं, चलो अपन आगे देखते हैं। किसी को याद हो तो बता दीजिए। विष्णु, धनराज, जितेंद्र, मनीष, किसी को मालूम हो तो बताओ, नहीं तो अपन देखते हैं, कोई बात नहीं। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में, इसका मतलब आपको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में मालूम नहीं है, इसका मतलब अभी आपको काफी कुछ पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है आपको, ठीक है। एक सेकंड ना। तो देखो अपन आगे बढ़ रहे थे यहाँ पर, ब्लड सप्लाई, ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, तो एब्डोमिनल एरोटा, फिर रीनल आर्टरी, इंटरलोब्युलर आर्टरी। क्या हुआ, नॉइज किधर से आ रही है? माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। देखो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई हो गई, उसके बाद में वेन से ब्लड सप्लाई हुई और वीनस ड्रेनेज वापस रीनल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना के और वापस हार्ट में पहुंच गया। अब देखो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो देखो अपने पूरे बॉडी के अंदर लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो सिस्टम होता है वो इस तरीके से हो रहा है। दो बड़ी डक्ट होती है अपने बॉडी के अंदर, देख पा रहे हो ये फोटो दिख रहा है? जी सर। ठीक है, तो देखो एक राइट साइड वाला ये बैंगनी कलर वाला पोर्शन जो है, ये राइट साइड बैंगनी कलर वाला पोर्शन, और बाकी लेफ्ट साइड वाला येलो कलर का पोर्शन, ये यहाँ से ये अलग। तो ये जो बैंगनी कलर वाला पोर्शन है, यहाँ से लिम्फेटिक ड्रेनेज लेने के लिए पूरे बॉडी में एक बड़ी सी डक्ट है, उसको बोलते हैं अपन राइट लिम्फेटिक डक्ट। कौन सी है? राइट लिम्फेटिक डक्ट। और बाकी का ये राइट लिम्फेटिक डक्ट जहां जहां से लिम्फ कलेक्ट करती है, उसके बाद में बाकी जो पोर्शन पूरे बॉडी का बच जाता है, वहां से लिम्फ कलेक्ट करने के लिए थोरेसिक डक्ट काम आती है, इसको अपन बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। तो पूरे बॉडी से लिम्फ के कलेक्शन के लिए दो डक्ट होती है, एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट और होती है थोरेसिक डक्ट, ठीक है। तो किडनीज अपनी यहाँ पर आ गई, ये किडनी यहाँ पर थोरेसिक लंबार रीजन में, यहाँ पर लंबार रीजन में अपनी किडनीज हैं, यहाँ पर लंबार रीजन में किडनीज हैं। तो ये जो किडनीज अपने लंबार रीजन में है और यहाँ से जो है ड्रेन करना है, तो कौन सी वाली डक्ट ड्रेन करेगी? इस रीजन से, इस रीजन से कौन सी ड्रेन करेगी? बताएगा कोई? थोरेसिक। बिल्कुल, थोरेसिक डक्ट ड्रेन करेगी। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे, क्या हो गया भाई? थोरेसिक डक्ट भाई अपनी किडनी है यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर अपनी किडनीज हो गई है, यहाँ पर किडनीज हो गई, तो अब कौन सा रीजन यहाँ पर ड्रेन करने वाला सिस्टम तो कौन हो गया? यही हो गया। यहाँ पर इधर से ये ड्रेन हो जाएगी वापस, ठीक है, तो इनको ड्रेन करेगी ये अपनी थोरेसिक डक्ट। ये थोरेसिक डक्ट ड्रेन करने का काम करेगी, किसको? थोरेसिक डक्ट ड्रेन करेगी किसको? किडनीज को, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये जो थोरेसिक डक्ट है, इसके एंड वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं सिस्टर्ना काइली। नाम याद रखना, क्या है? सिस्टर्ना काइली। क्या है? सिस्टर्ना काइली। हाँ, ये जो सिस्टर्ना काइली जो है वो, उसको अपन बॉडी का सेकेंडरी हार्ट भी बोलते हैं। क्या है ये? सेकेंडरी, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी। हाँ, सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी या सेकेंडरी हार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। ये बॉडी का सेकेंडरी हार्ट है। सेकेंडरी हार्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ से जितना भी लिम्फ कलेक्ट होता है, उस लिम्फ को वापस पंपिंग करके इस हार्ट के जुगुलर सबक्लेवियन वेन में पहुंचाने का काम जो है वो कौन कर रहा है? सिस्टर्ना काइली कर रहा है। देखो दो तरह के, एक तो मेन हार्ट हो गया अपना ये वाला, ठीक है, उसको अपन सिस्टर्ना काइली को अपन सेकेंडरी हार्ट बोल रहे हैं। और एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पेरिफेरल हार्ट क्या है? पेरिफेरल हार्ट, तो देखो पाँव के अंदर एक मसल होती है, काफ मसल, या फिर उसको अपन बोलते हैं सोलियस मसल, ठीक है ना। ये सोलियस मसल क्या करती है कि
पाँव के अंदर जो वीनस ड्रेनेज होता है उसको पंपिंग करके बॉडी के अंदर ऊपर की ओर भेजने का काम करती है, तो उसको अपन बोलते हैं पेरीफेरल हार्ट। ठीक है, पेरीफेरल हार्ट, दूर वाला हार्ट। तो सेकेंडरी हार्ट तो हो गया सिस्टर्ना काइली, और पेरीफेरल हार्ट कौन सा हो गया, कौन सा पेरीफेरल हार्ट? काफ मसल्स। हाँ, काफ मसल या सोलियस मसल, जिसको अपन सोलियस मसल बोलते हैं, हाँ वो अपना पेरीफेरल हार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज। ठीक है, थोरेसिक डक्ट ड्रेन करेगी और फिर ये थोरेसिक डक्ट जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर जाएगी, अपना ड्रेनेज डाल देगी और फिर हार्ट के अंदर पहुंचा देगी। देखो एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये लिम्फ क्या होता है, कोई बता सकता है? लिम्फ क्या होता है और लिम्फ क्यों होता है बॉडी के अंदर? सर कैपिलरी से जब सेल के बीच में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का जब एक्सचेंज होता है तो उसके बीच में जो फ्लूइड बच जाता है, वापस जब वेन के अंदर जाने वाला जो ब्लड या फ्लूइड कहते हैं, उसमें थोड़ा बच जाता है सेल्स के अंदर, तो वो सेल से वापस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हार्ट तक पहुंचता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, आपने सही बताया है। क्या होता है कि जैसे मान लो ये देखो क्या हुआ कि जैसे मान लो ये आर्टरी है अपनी, ठीक है, ये आर्टरी, इस आर्टरी से ब्लड, आर्टरी से क्या बनता है, आर्टेरियोल्स बनता है। ठीक है, आर्टरी से छोटी छोटी आर्टेरियोल्स बनती है ना, ये आर्टेरियोल्स बन गई, ये वाली छोटी छोटी, ये आर्टेरियोल्स, ये आगे ब्लड सप्लाई लेके जा रही है आर्टेरियोल्स। ठीक है, ये आर्टेरियोल्स अब और आगे जाकर क्या होता है कि पतली पतली क्या करती है, ये अब बनाती है कैपिलरीज बनाती है, ये आगे जाके बिल्कुल बिल्कुल पतली पतली कैपिलरीज बना देती है, ये बिल्कुल पतली पतली कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो होती है उनकी वाल बहुत पतली होती है, और कैपिलरीज से क्या होता है, कुछ फ्लूइड जो है वो यहाँ पर ऐसे लीक हो जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में। इंटरसेल्यूलर स्पेस, जैसे कि यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर सेल्स हैं, बीच में सेल्स हैं, सेल्स को ब्लड पहुंचाने का काम जो है कैपिलरीज ही तो करती है, कैपिलरीज के थ्रू सेल्स सेलुलर लेवल पे ब्लड सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आर्टरी से ब्लड आया, आर्टरियोल से आया, और क्या बनी यहाँ पर ये कैपिलरी नेटवर्क, ये पूरा कैपिलरी नेटवर्क बना इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर। अब यहाँ कैपिलरीज के जो ब्लड है, यहाँ से ब्लड दे रहा है, तो यहाँ पर बीच बीच में क्या हुआ कि ये पर यहाँ पर ये लीक हो गया, ब्लड का प्लाज्मा जो है यहाँ पर लीक हो गया बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस में। और बाकी का अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी मटेरियल पीछे बच गया है, आर्टरियोल्स वापस जुड़कर क्या नहीं, ये कैपिलरीज वापस जुड़कर क्या बनाती है, वेन्यूल्स बनाती है। ये छोटी छोटी क्या बन गई, वेन्यूल्स बन गई, और वेन्यूल्स वापस आगे जुड़कर क्या बनाती है, क्या बना देती है, ये वेन बना देती है। वेन्यूल्स वापस जुड़कर क्या बनाया इन्होंने, वेन बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे बॉडी के टिश्यू लेवल पे ब्लड सप्लाई होती है। अब यहाँ पर जब ये कैपिलरीज थी, यहाँ से बीच बीच में क्या हुआ, ब्लड लीक हो गया, और बाकी का जो ब्लड बचा हुआ था वो वापस कहाँ पहुंच गया, वेन्स के अंदर पहुंच गया। और वेन वापस कहाँ जा रही है, वेन अपने कहाँ जा रही है, हार्ट के अंदर, ये अपना हार्ट, ठीक है ना, ये हार्ट, हार्ट से ब्लड निकला किससे, एरोटा से निकला ब्लड, ये एरोटा से ब्लड निकला। ठीक है, एरोटा से ब्लड निकला, और एरोटा से थ्रू ये आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंच गया, अपने टिश्यू लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, टिश्यूज को ब्लड सप्लाई हुआ, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई हुआ, और फिर क्या हुआ उसके बाद में, ये जो है वेंस के थ्रू वापस क्या हुआ, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू वापस कहाँ पहुंच गया, ये ब्लड वापस हार्ट में पहुंच गया, अपने ब्लड वापस हार्ट में पहुंच गया। ये नीचे इंफीरियर वेना केवा, ऊपर से आ रही है कौन सी, सुपीरियर वेना, सुपीरियर वेना केवा, ऊपर से सुपीरियर, नीचे से इंफीरियर। हाँ, ये सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा कहाँ से लेके आ रही है, जुगुलर वेन से। ठीक है, तो अब ये वापस यहाँ पर पहुंच रहा है, कहाँ पहुंच रहा है, राइट एट्रियम में। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ब्लड जा रहा है बीच बीच में लीकेज होता जा रहा है, ये लीकेज होता जा रहा है। अब वो अपने बॉडी के अंदर कितना ब्लड है साहब, 5 लीटर ब्लड है, 5,000 ml, 5 लीटर ब्लड है, और ये ब्लड पूरा का पूरा यदि वापस हार्ट में नहीं पहुंचा तो इंटरवेस्कुलर स्पेस, इंटरवेस्कुलर स्पेस किसको बोलते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो ब्लड भरा हुआ है, वो इंटरवेस्कुलर फ्लूइड हो गया। वो इंटरवेस्कुलर फ्लूइड कम होता चला जाएगा यदि ये लीकेज हुआ फ्लूइड यदि वापस हार्ट में नहीं पहुंचा तो इस फ्लूइड को वापस हार्ट में पहुंचाने के लिए एक और नेटवर्क सिस्टम होता है, एक और ब्लड वेसल्स का जाल होता है, वेसल्स का जाल होता है, उसको अपन बोलते हैं क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। ये यहाँ पर जो प्लाज्मा वगैरह बाहर रह गया था उसको कलेक्ट करके वापस जो है इस वेन के अंदर डालने का काम जो करती है वो होती है प्लाज्मा। ठीक है,
ये लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है ना, LY, ये लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम हो गया अपना, ठीक है। बोर्ड दिखाई दे रहा था क्या अभी? जो कुछ ड्रॉ किया था दिख रहा था? Yes, sir. यस सर। हाँ चलो। यस सर। तो ठीक है, तो अपन ने ये कहा कि अपना जो लिम्फेटिक सिस्टम है इस तरीके से क्या काम कर रहा है कि ब्लड का जो लीकेज हो रहा है उसको कम करने का काम कर रहा है। तो ये बात याद रखना जरूर इंपॉर्टेंट है कि लिम्फ जो है वो अपने लिम्फेटिक डक्ट जो अपने बॉडी के अंदर दो होती है, एक तो राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक होती है लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, ठीक है। और किडनी को ड्रेन करने का काम कौन करती है? ये थोरेसिक डक्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद में नर्वस सप्लाई जो होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको सप्लाई करता है। नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है ना, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मालूम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम में अपन पढ़ेंगे। अब इतना सब कुछ पढ़ने लेने के बाद जो है अपन पढ़ते हैं अपन किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, किडनी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं अपन आगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बोलो। सिस्टर्ना काली का सर बॉडी में लोकेशन ये जिफर्ट प्रोसेस के पास होती है? हाँ इसी के नीचे होती है जस्ट। सिस्टर्ना काइली जो है ना, लोकेशन दिखाया है ना, देखो ये यहाँ पर, ये वाला, ये देखो जिफोइड प्रोसेस तो यहाँ रह गया यहाँ पर, ठीक है। जिफोइड प्रोसेस से नीचे है ये सिस्टर्ना काइली, ठीक है। दिख नहीं रहा है सर ओके स्क्रीन पे। ओके स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने, ठीक है ना। देखो यहाँ पर, ये देखो हार्ट जो है ना, हार्ट के जस्ट पास में यहाँ पर थोड़ा नीचे है, यहाँ पर जिफोइड प्रोसेस है। यहाँ पर डायफ्राम आ गया, यहाँ पर ये डायफ्राम है यहाँ पर, ठीक है। और डायफ्राम के पास वाला ये जिफोइड प्रोसेस, तो जिफोइड प्रोसेस से थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना, जस्ट इसके आसपास ही है सिस्टर्ना काइली। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं, कहाँ गया, किडनी। तो इस माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। कितना टाइम हो गया अपने को क्लास स्टार्ट किए हुए? 1.5 घंटा हो गया। हेलो, 1.5 घंटा हो गया सर। थक तो नहीं 1.5 गए? घंटा हो गया सर। थक तो नहीं गए? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, पानी वानी पी लो, अपन 5 मिनट में वापस मिलते हैं, ठीक है। ये जो क्लास को इसको चालू ही रखें और वापस मीटिंग एंड करनी पड़ेगी, कैसे रखते हैं इसको मुझे भी नहीं मालूम है इसका क्या है। चालू ही रखें अपन ऐसे ही, ठीक है। कंटिन्यू कर दो सर। हाँ इसको कंटिन्यू ही करते हैं, अपना अपना वो म्यूट करके चले जाओ, 5 मिनट बाद में पानी पी के वापस आ जाओ, ठीक है। ओके सर। ओके। हेलो। हाँ बोलो भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हेलो सर, जो लिम्फेटिक की डक्ट होती है, डायरेक्ट जो जो फ्लूइड होता है उसको मतलब कहाँ सुपीरियर वेना कवा में डालती है या जो नॉर्मल वेन होती है उसमें? कौन सी किसी वाली? भी पार्ट की, जो लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट या राइट लिम्फेटिक डक्ट, जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड वहाँ कैपिलरी से इकट्ठा करके सर डायरेक्ट कहाँ हार्ट में डालती है या सुपीरियर वेना कवा या इंफीरियर वेना कवा? सब क्लेवियन वेन में, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन, सब क्लेवियन वेन, दोनों सब क्लेवियन वेन में डालती है। सब क्लेवियन वेन जो है फिर आगे सुपीरियर वेना केवा में डालता है, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा फिर हार्ट में जाता है, ऐसे डायरेक्ट हार्ट में नहीं पहुंचता। हाँ डायरेक्ट। थोड़ा घूम लो फिर लो यार, खड़े होके थोड़ा घूम लो ताकि एक जगह बैठे हो थकान न हो जाए। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा फर्स्ट डे?
आगे कमलेश, धनराज, जितेंद्र। Yes, sir. जितेंद्र, विष्णु, भरत, कमलेश। तो स्टार्ट करें आगे। लिख दो, यस लिख के भेज दो। सारे लोग आ गए हैं क्या? यस सर। लिख के भेज दो, लिख के भेज दो, फिर आगे चलते हैं। देखते हैं किस किस का मैसेज आ गया है। तो देखो कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? ठीक है, धनराज, जितेंद्र, कमलेश, मनीष, राजेंद्र, सारे लोग आ गए हैं मतलब। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विष्णु आ गए हो? विष्णु, तो देखो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कुछ? सर तो अपन बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है और आउटर स्ट्रक्चर क्या है। देखो एक बात आ रही है अपने यहाँ पर रीनल फेशिया की। रीनल फेशिया या किडनी फेशिया। देखो मसल के फेशिया तो आपने सुने होंगे, किडनी या रीनल फेशिया क्या है? रीनल कैप्सूल अपन जिसको बोलते हैं, या फेशिया जेरोटा जिसको बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? देखो ये जो अपनी किडनी है ना, ये इस किडनी के बाहर की ओर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। ये ऐसी कवरिंग है जो किडनी को और किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है, एड्रिनल ग्लैंड, इन दोनों को कवर किए हुए एक कवरिंग रहती है। उसी को अपन बोलते हैं रीनल कैप्सूल या रीनल फेशिया या फेशिया जेरोटा। ठीक है, ये जो कवरिंग है वो कवरिंग देखो ऊपर की ओर जो है वो किसको कवर कर रही है? एड्रिनल ग्लैंड को। और इस कवरिंग किडनी के ऊपर देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ डायफ्राम से भी अटैच्ड होती है। रीनल फेशिया या फेशिया जेरोटा ऊपर की तरफ डायफ्राम से अटैच्ड होता है। और इधर इधर लेफ्ट साइड में जो है पसोस मेजर मसल होती है। इधर ये एब्डोमेन की जो मसल्स होती है ना, उसमें पसोस मेजर मसल लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस राइट साइड में, और बीच में क्वाड्रस जो है वो क्वाड्रस लंबोरम मसल जो है इधर बीच में है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर मसल सरफेस किडनी के पीछे की ओर क्वाड्रस लंबोरम मसल, राइट साइड की ओर मतलब बीच मिडल साइड में जो है पसोस मेजर, और इधर एक्सटर्नल साइड में जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल इस किडनी को कवर कर रही है। देखो इसके बारे में लिखा क्या है कि रीनल फेशिया या रीनल कैप्सूल जो है टफ रिजिड कवरिंग होती है किसके चारों? जो किडनी के चारों ओर होती है। और ये क्या करता है? किडनी एंड एड्रिनल ग्लैंड को कवर करता है और देन मर्ज विद डायफ्राम, और डायफ्राम के साथ में मर्ज हो जाता है। व्हेन डायफ्राम इज मूव्ड देन किडनी आल्सो मूव। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो अंदर किडनी है, दिख रहा है चित्र दिख रहा है? ये जो किडनी है इस किडनी के चारों ओर ये जो कवरिंग पाई जा रही है, ये इस कवरिंग को अपन बोल रहे हैं, इस कवरिंग को अपन कह रहे हैं रीनल फेशिया। ठीक है ना, रीनल फेशिया।
तो इस रीनल फेशिया से ऊपर मसल्स कनेक्टेड रहती है, और ऊपर की ओर यहाँ पर क्या कनेक्टेड रहता है, डायफ्राम रहता है। डायफ्राम किडनी से जुड़ा हुआ है, मतलब किडनी के ऊपर की तरफ डायफ्राम इससे कनेक्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अपन रेस्पिरेट करेंगे, क्या यदि अपन रेस्पिरेशन करेंगे, श्वास लेंगे, जैसे ही श्वास अंदर खींचा, श्वास बाहर छोड़ा, अंदर खींचा, बाहर छोड़ा, तो जैसे डायफ्राम मूव करेगा उसके साथ साथ में किडनीज भी मूव करेगी। ठीक है, किडनीज भी ऊपर नीचे होगी, डायफ्राम मूव करेगा तो किडनी मूव करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किडनी की बायोप्सी लेनी है अपने को, किडनी की बायोप्सी लेनी है, तो किडनी को एक जगह स्थिर या फिक्स रखना जरूरी होता है। तो इसीलिए पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, अपने नोट्स में लिखा हुआ है, इसीलिए पेशेंट को क्या है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जब भी आपकी बायोप्सी ली जा रही है, देखो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, ये व्हेन, देखो, इट इज द रीजन ड्यूरिंग किडनी बायोप्सी पेशेंट इज एडवाइज्ड टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकंड टू प्रिवेंट किडनी इंजरी। किडनी की इंजरी से बचाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं कि 5 से 10 सेकंड जो है आपको जो है सांस रोक के रखना है। नहीं तो जैसे ही अपन, क्या होता है, बायोप्सी गन होती है, किडनी की बायोप्सी लेने के लिए क्या होता है, बायोप्सी गन होती है, उस गन से एक छोटा सा छेद होता है किडनी के अंदर, और किडनी के टिश्यूज की एक बायोप्सी निकाल ली जाती है। इन केस ऑफ नेफ्राइटिस क्या होता है कि जब नेफ्राइटिस होता है, नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, रीनल फेशिया जो है और किडनी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, रीनल फेशिया का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होता है, किडनी के अंदर स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग होगी तो क्या होगा कि ब्लड सप्लाई की जो है वो ब्लड सप्लाई पतली हो जाएगी। जैसे ये चित्र हो गया ना, अपना डायग्राम कहाँ गया, ये देखो, किडनी के अंदर नेफ्राइटिस हो गया, मतलब किडनी का इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ स्वेलिंग आ जाएगी, किडनी के अंदर स्वेलिंग आएगी, लेकिन किडनी के बाहर तो क्या है, एक मोटी कवरिंग बनी हुई है, रीनल फेशिया बनी हुई है, अंदर किडनी फूल रही है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, और बाहर क्या है, किडनी के ऊपर एक कवरिंग लगी हुई है, तो क्या होगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो जो ब्लड सप्लाई, अंदर ब्लड जा रहा है किडनी के अंदर, वो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, मतलब ब्लड वेसल्स पतली हो जाएगी, ब्लड प्रॉपरली किडनी के अंदर अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा तो किडनी को क्या हो सकता है, नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं, किडनी को नेक्रोसिस हो जाएगा और किडनी जो है वो खराब हो सकती है। तो किडनी को नेक्रोसिस से बचाने के लिए, ठीक है ना, रीनल फेलियर से बचाने के लिए क्या करते हैं कि रीनल फेशिया जो है वो ऊपर का जो कैप्सूल होता है उसको कट देते हैं, उसको काट देते हैं, जिससे क्या होता है कि किडनी को स्पेस मिल जाएगा, ब्लड सप्लाई अच्छी रहेगी, जब नेफ्राइटिस ठीक हो जाएगा तो वापस जो है किडनी अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगी। ठीक है, तो नेफ्राइटिस की कंडीशन में अपन रीनल फेशिया जो है उसको काट देते हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर चीरा लगा देते हैं। देखो अब यहाँ पर लिखा है डायफ्राम के बारे में, डायफ्राम डॉम शेप्ड होता है, वॉलंटरी मसल होती है, और डायफ्राम को सर्वाइकल प्लेक्सस, एक मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो रही है, मैं इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ, है ना। हाँ, लैपटॉप चार्ज में लगा दिया है मैंने। देखो अब क्या होता है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि अपना जो डायफ्राम है उसको सर्वाइकल प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस कौन से, एक फोटो दिखा देता हूँ ना मैं आपको। स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है आपको फोटो में, दिख रही है क्या, जरा बताओ। यस सर। हाँ, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, यस सर।
ठीक है ना। और ये स्पाइनल कोड जो है यहाँ पर, ये देखो ये गर्दन के पीछे का जो रीजन है उसको अपन ने बोला क्या, सर्वाइकल रीजन। ये यहाँ का इस रीजन को अपन ने क्या बोला, थोरेसिक रीजन। और ये नीचे जो है वो लंबार रीजन, ठीक है, और सेक्रल रीजन। तो सर्वाइकल, देखो एक तो क्या होता है, हड्डियां जो होती है उनको तो अपन बोल रहे हैं वर्टिब्रा। और वर्टिब्रा के अंदर जो है वो क्या है, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड तो है नर्व्स, और बाहर जो है हड्डियां उसको दे रही है प्रोटेक्शन। तो जो नर्व जो होती है यहाँ पर गर्दन वाले रीजन में, देखो यहाँ से कुछ ब्रांचेस निकल रही है, ये ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है ना, ये वाली। देखो यहाँ पर ये जो ब्रांचेस निकल रही है, देखो ये थोरेसिक नर्व। और इसके ऊपर जो निकल रही है ये ब्लू वाली, ये सर्वाइकल नर्व निकल रही है। तो ये सर्वाइकल नर्व क्या करती है, अपने डायफ्राम को सप्लाई देती है। डायफ्राम जो ठीक से काम कर रहा है उसको नर्व नर्व कंडक्शन जो है वो कौन दे रहा है, सर्वाइकल रीजन दे रहा है। यदि सर्वाइकल रीजन में कोई स्पाइनल कोड इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, सर्वाइकल रीजन में इंजरी हो गई, तो पेशेंट के डेथ होने की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि यहाँ से सर्वाइकल रीजन से स्पाइनल कोड इंजरी हो गई, इसका मतलब यहाँ से नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा काम करना बंद कर देगा। और अपने डायफ्राम को जो है वो नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी। डायफ्राम को नर्व सप्लाई नहीं मिलेगी तो डायफ्राम ठीक से काम नहीं करेगा और पेशेंट क्या चला जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर में चला जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ सर्वाइकल इंजरी रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर सबसे ज्यादा है। तो एग्जाम में कितनी ही बार क्वेश्चन आ चुका है, स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए एक विशेष टेक्निक काम में ली जाती है। उस टेक्निक को अपन बोलते हैं लॉग रोलिंग टेक्निक। लॉग रोल। हाँ बिल्कुल, ये लॉग रोलिंग टेक्निक जो है वो काम में ली जाती है। लॉग रोलिंग टेक्निक वास्तव में है क्या, इसमें यह है कि उसकी पेशेंट की स्पाइनल कोड को मोड़े बिना ही पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। मतलब उसकी गर्दन, पीठ वगैरह सब कुछ एक सीध में रहे, सारा पेशेंट को एक साथ उठा के दूसरी जगह रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन बोलते हैं लॉग रोलिंग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉग रोलिंग क्या है। ठीक है, लॉग रोलिंग क्या है, स्पाइनल कोड इंजरी वाले पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए जो टेक्निक यूज ली जाती है उसको अपन बोलते हैं लॉग रोलिंग। ठीक है, तो स्पाइनल कोड इंजरी में प्राइमरी रोल इज इमोबिलाइज द नेक। ठीक है, पेशेंट को सर्वाइकल कॉलर लगाते हैं। ठीक है, सर्वाइकल कॉलर देखिए आप लोगों ने, सर्वाइकल कॉलर देखिए क्या, दिखा देता यस हूं सर, मैं। गले में पट्टा लगाते हैं वो। हाँ वही सर्वाइकल कॉलर, अभी तुरंत सारे सारे मैं इमेज वगैरह भी सारे साथ साथ में क्लियर करवाता चलूंगा। ठीक है ना, एग्जाम में कैसा भी गले के अंदर लगाते हैं ना। हाँ ये गले के अंदर जो पट्टा लगा हुआ है दिख रहा है, ये गले में जो पट्टा बांधा हुआ है इसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉलर, ये सर्वाइकल कॉलर। ठीक है, ये दिख रहा है, दिख गया सब लोगों को? भाई बोल क्यों नहीं रहे सारे लोग? सर। हाँ हाँ बोल दिया करो यार। विष्णु इधर ही हो क्या? जी जी सर, यही हूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। तो ये देखो ऐसा है कि ये जो सर्वाइकल कॉलर है ये क्या है कि पेशेंट की गर्दन को मोड़ने से रोक देती है। सर्वाइकल कॉलर लगा दी तो इधर उधर हिलेगा नहीं और हिलेगा डुलेगा नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिन पेशेंट्स को हो रखी है उनमें रेस्पिरेटरी फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए ये यूज लेते हैं अपन। और क्या, लॉग रोलिंग। लॉग रोलिंग, लॉग रोलिंग, ये देखो यहाँ पर ये जो पेशेंट है इसको ये लॉग रोल करवा रहे हैं। ये देखो, ये एक जने, देखो ये वाला फोटो दिख रहा है ना आपको, ओपन इमेज इन न्यू टेब, ये वाली फोटो दिख रही है। ठीक है, अब पेशेंट को क्या करना है कि पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह मूव करना है। तो एक जने ने, एक स्टाफ ने इसकी गर्दन पकड़ी है, दूसरे ने ये कंधा पकड़ा है, तीसरे ने इसके हिप्स को पकड़ा है, चौथे ने इसके पाँव को पकड़ा है। और पेशेंट को पूरा एक साथ उठा के दूसरे जगह रखेंगे या फिर पोजीशन देंगे, मूवमेंट करेंगे। तो इस टेक्निक को अपन बोलते हैं लॉग रोलिंग टेक्निक। ठीक है ना, लॉग रोलिंग।
हेलो, हाँ, तो ये लॉग रोलिंग टेक्निक आपने देख ली। अब देखो आगे बात करते हैं अपन। सारे लोग देखो, ये जो अपन बात कर रहे हैं नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। एक टिपिकल नेफ्रॉन जो है अपना, ये नेफ्रॉन देखो, ये नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पर ये क्या है अपना, बॉमन कैप्सूल, ठीक है। ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इसको अपन नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और ये इधर वाला पोर्शन हो गया अपना क्या, डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डीसीटी या डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और इधर आ गया कलेक्टिंग डक्ट। इसको अपन और सर आगे कुछ विस्तार। दिख नहीं रहा है। सर स्क्रीन वही के वही रुकी हुई है लॉग रोल पे। लॉग रोल पर रुक गई है क्या? हाँ जी वही सर। इमेज हो रही है। एक मिनट, स्टॉप कर देता हूँ। मैं तो दिख रहा हूँ आपको? आप तो दिख रहे हो सर। अब दिख रहे हैं ना? चलो अब देखते हैं, वापस स्क्रीन आपको भेज रहा हूँ। अब कुछ दिखा? जी सर, अब दिखा है सर। हाँ ठीक है, तो ऐसे बता दिया करो यार, नहीं दिख रहा है तो देखो ये अपना जो नेफ्रॉन है, जनरली नेफ्रॉन का सबसे मेन पोर्शन ये हो गया बॉमन कैप्सूल यहाँ पे, ठीक है ना। ये बॉमन कैप्सूल हो गया, और यहाँ पर होता है ये पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और ये क्या हो गया, डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये बॉमन कैप्सूल के अंदर देखो, यहाँ पर ये जो कैपिलरीज का, नलिकाओं का, ब्लड वेसल्स का जो गुच्छा पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस। उसको क्या कहा? ग्लोमेरुलस का, ठीक है। और इधर से आ रहा है ये एफरेंट आर्ट्रियोल, और उधर से जा रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल, ये नॉर्मल एक छोटे से नेफ्रॉन का पार्ट है। अब देखो बात करते हैं अपन किडनी की फिर से वापस। किडनी की स्ट्रक्चर सबने देखी हुई है, सब लोग जानते हैं किडनी का पोर्शन। तो देखो, एक टिपिकल किडनी जो होती है उसके दो भाग हैं। बाहर वाला ये जो भाग है, ये बाहर वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ठीक है ना, जिस पे मैं येलो कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये बीच वाला जो पोर्शन बच गया उसको अपन कहते हैं रीनल मेड्यूला। क्या कहा? ये रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाला, और रीनल मेड्यूला अंदर वाला, ठीक है। रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो ये यहाँ पर जो ये पोर्शन होता है ना, ये भी किसका है? रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है। ये वाला पोर्शन ये रीनल कॉर्टेक्स का है, ये रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ठीक है। तो सर रीनल, रीनल मेडुला और जो आपने पहले 5 लोग बताए थे दोनों ही सेम ही है ना? नहीं, 5 लोब तो क्या होता है कि ये जो किडनी के पोर्शन अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। जैसे एक कॉर्टेक्स और मेडुला, देखो क्या होता है कि कॉर्टेक्स वाला वो पोर्शन जो रीनल मेडुला के अंदर धंसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम बोल रहे हैं। किसको? ड्रो। देखो ये तो है क्या, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। ये रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल कॉर्टेक्स कौन सा है? ये बाहर वाला पोर्शन सारा का सारा, ठीक है। ये बाहर वाला सब पूरा क्या है? रीनल कॉर्टेक्स। अब रीनल कॉर्टेक्स का ही वो पोर्शन जो ऐसे कुछ कुछ अंदर की ओर उभरा हुआ होता है, ये रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है, अंदर की ओर उभरा हुआ है ये ऐसे, ठीक है। ये रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन ये अंदर की ओर गया हुआ है। तो रीनल कॉर्टेक्स का अंदर की ओर उभरा हुआ जो पोर्शन है उसको अपन बोलते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। तो क्या बोला अपन ने? रीनल कॉलम। देखो ये बीच में जो पोर्शन है ना, कौन सा वाला, ये अंदर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन, ये क्या है? मेड्यूला है। अंदर वाला ये सारा मेड्यूला है, ये मेड्यूला है पूरा, ठीक है ना। देखो मेड्यूला है, ये वाला पूरा मेड्यूला है। अब देखो मैंने आपको क्या दिख रहा है, इधर यहाँ पर मेड्यूला, इधर यहाँ पर मेड्यूला, और मेड्यूला के बीच में क्या आ गया? ये कॉर्टेक्स आ गया। रीनल मेड्यूला इधर है, इधर रीनल मेड्यूला है, और बीच में रीनल कॉर्टेक्स है। तो रीनल मेड्यूला के बीच में कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन धंसा हुआ होता है, उसको बोलते हैं रीनल कॉलम। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर ये क्या है? रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है, ये रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है। रीनल कॉर्टेक्स के बीच में देखो किसका पोर्शन धंसा हुआ है? रीनल मेड्यूला का जो पोर्शन धंसा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं रीनल पिरामिड। मालूम चल गया कैसे? यस सर, पता चल गया। यस सर। ठीक है ना। देखो वापस देखते हैं।
सर एक बार वापस बताना सर। देखो ये बाहर जो येलो कलर मैंने बनाया है वो तो क्या है, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। और ये बीच वाला जो मैंने व्हाइट कलर छोड़ा है, ये वाला, ये व्हाइट व्हाइट कलर छोड़ा है, ये क्या है, ये रीनल मेड्यूला है। देखो ये कॉर्टेक्स है, पीला कलर का वाला कॉर्टेक्स, इधर वाला पीला कॉर्टेक्स, ठीक है। और बीच में क्या है, मेड्यूला, ये मेड्यूला। तो देखो इधर मेड्यूला है यहाँ पर और इधर मेड्यूला है, ये अंदर वाला पूरा मेड्यूला है, अंदर पूरा मेड्यूला। और मेड्यूला जो इधर धंसा हुआ है, मेड्यूला इधर निकला हुआ है। तो देखो मेड्यूला का पोर्शन, ये मेड्यूला का पोर्शन दोनों कॉर्टेक्स के बीच में दो जो धंसा हुआ है उसको अपन ने क्या कहा, रीनल पिरामिड, ठीक है। मेड्यूला जो कॉर्टेक्स के बीच में धंसा हुआ है उसको तो अपन ने कहा रीनल पिरामिड। इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या है, ये रीनल पिरामिड है, इधर भी रीनल पिरामिड है। पिरामिड किसका भाग है, मेड्यूला का पोर्शन है। तो ये दोनों मेडुला के बीच में क्या आ गया, ये कॉर्टेक्स आ गया। तो दोनों मेडुला के बीच में जो कॉर्टेक्स का पोर्शन धंसा हुआ है उसको बोल दिया अपन ने रीनल कॉलम। तो कॉलम और मेडुला जो है, ये रीनल कॉलम, ये रीनल मेड्यूल, ये रीनल पिरामिड, ये रीनल कॉलम, रीनल पिरामिड, रीनल कॉलम, रीनल पिरामिड। कॉलम किसका भाग है, कॉर्टेक्स का, और पिरामिड किसका भाग है, मेडुला का। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसे। चले आगे, बोलो जरा। यस सर। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो रीनल पेपिला है, ये रीनल पेपिला, रीनल पेपिला क्या है कि ये जो रीनल कॉलम है ना, ये रीनल कॉलम, ये वाला रीनल कॉलम, ये रीनल कॉलम, इस रीनल कॉलम का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं रीनल पेपिला। ये रीनल पेपिला, ये रीनल पेपिला, ये रीनल पेपिला, ये रीनल पेपिला। तो रीनल कॉलम का ये सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसको अपन ने क्या कहा, रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला से क्या होता है कि छोटी छोटी नलियां निकलती है, छोटे पाइप निकल रहे हैं रीनल पेपिला से, छोटे छोटे ये पाइप निकल रहे हैं। इन पाइप्स को अपन ने क्या कहा, माइनर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स, छोटी जो नल की पाइप निकल रही है रीनल पेपिला से आगे, उसको अपन ने क्या कहा, माइनर कैलिक्स। देखो यहाँ पर, ये देखो, ये वाला डायग्राम देखो यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है ना, देखो यहाँ पर इस डायग्राम में, ये जो डायग्राम है इसके अंदर देखो यहाँ पर ये मैंने बनाया, क्या बनाया, ये बनाया रीनल, क्या बनाया, रीनल कॉलम। ठीक है, ये रीनल कॉलम, रीनल कॉलम, रीनल कॉलम का ये ऊपर वाला जो किनारा है इसको मैंने क्या कहा, रीनल पेपिला। ये रीनल पेपिला, ये रीनल पेपिला, ये रीनल पेपिला। और रीनल पेपिला से आगे जो है ये क्या हो रहे हैं, माइनर कैलिक्स। ये माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, मेजर कैलिक्स। ठीक है ना, ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स आपस में जुड़कर क्या बनाया, मेजर कैलिक्स। और मेजर कैलिक्स जो है ये इधर आगे आ गया, और आगे आगे कहाँ खुल गया, रीनल पेल्विस के अंदर। किडनी का ये वाला जो पोर्शन जहां से रीनल आर्टरी इसके अंदर एंटर करती है, रीनल वेन बाहर निकलती है, यूरेटर बाहर निकलता है, उस पोर्शन को अपन ने क्या कहा, ये रीनल पेलिस वाला पोर्शन है। यहाँ रीनल पेलिस वाले पोर्शन में ये मेजर कैलिक्स आके खुल जाते हैं, और इससे आगे यहाँ जो यूरिन इकट्ठा होता है वो फिर यूरेटर के थ्रू आगे चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है ना। तो देखो ये तो हुआ अंदर वाला, अंदर का जो पोर्शन होगा उसको बोल दिया पेल्विस। और ऊपर वाला सुपरफिशियल पोर्शन, ये वाला जो किडनी का हुआ, जैसे ये डायग्राम है, ऊपर वाला सुपरफिशियल पोर्शन उसको बोलते हैं हाइलम या हाइलस। कॉनकेव या कॉन्वेक्स सरफेस जो है इसको बोला हाइलम या हाइलस। हाइलम या हाइलस से क्या होता है कि रीनल आर्टरी जो किडनी के अंदर एंटर करती है, रीनल वेन किडनी से बाहर निकलती है, यहाँ से नर्व सप्लाई होती है, और ये यूरेटर यहाँ से बाहर निकल रही है। तो ये हो गया अपना हाइलम या हाइलस वाला पोर्शन। ठीक है, अब देखो इधर जो है ये बताया, देखो यहाँ पर मैंने ये बताया बाहर वाला ये जो पोर्शन है, ये जितना भी बाहर वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है ना, ये क्या है, ये तो है रीनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, रीनल मेड्यूला। तो जनरली ये जो अपने नेफ्रॉन्स जो होते हैं, उस नेफ्रॉन्स का ये जो बॉमन कैप्सूल जो होता है वो जनरली रीनल कॉर्टेक्स के अंदर होता है। ठीक है, देखो ये रीनल कॉर्टेक्स वाले में क्या होता है, ग्लोमेरुलस हो गया, बॉमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी तो इधर हो गया, और नीचे वाला जो हैनले का लूप है वो जनरली मेड्यूला के अंदर होता है, रीनल मेड्यूला के अंदर होता है। तो इस तरीके से ये किडनी है। स्ट्रक्चर कोई पूछने वाला नहीं है एग्जाम में, लेकिन अपने को ध्यान होना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया। तो रीनल कॉर्टेक्स क्या है साहब,
किडनी का सबसे बाहर वाला, इट इज द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड रीनल मेडुला। कहाँ पर? ये किडनी का आउटर वाला पोर्शन है, इसको क्या कहा अपन ने? रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है ना। रीनल कॉर्टेक्स क्या है? रीनल कैप्सूल और रीनल मेडुला के बीच का 80% पोर्शन, किडनी का 80% पोर्शन जो कौन बना, 85% पोर्शन कौन बना रहा है? रीनल कॉर्टेक्स बना रहा है। और इस रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लोमेरुलस, वोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन के होते हैं। रीनल मेडुला क्या हो गया? उसके अंदर वाला पोर्शन रीनल मेडुला हो गया। रीनल कॉलम क्या है? रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन जो रीनल मेडुला में 10 होते हैं, 10 से 15 होते हैं। रीनल पिरामिड क्या होते हैं? मेडुला के पोर्शन होते हैं जो किसके अंदर धंसे होते हैं? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। रीनल पेपिला क्या है? रीनल पेपिला मालूम चल गया ना, ये रीनल पेपिला क्या है? रीनल पेपिला ये जो रीनल कॉलम का ऊपरी सिरा, ठीक है, जहां पर जो है वो नेफ्रॉन से ब्लड कनेक्ट, कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर जिस जगह पर खुलती है उसको अपन बोलते हैं रीनल पेपिला। कलेक्टिंग डक्ट मालूम है ना नेफ्रॉन की, ठीक है। और रीनल पेपिला के बाद में माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स और उसके बाद में रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के अंदर 5 से 15 ml यूरिन जो है वो स्टोर होकर रह सकता है। और हाइलम और हाइलस क्या है? वो पोर्शन जहां पर रीनल आर्टरी अंदर एंटर करती है। देखो ये हाइलम या हाइलस वाला ये डायग्राम ना, आर्टरी अंदर एंटर करी, वेन बाहर निकली, नर्व सप्लाई हुई और यूरेटर बाहर निकला, ये वाला पोर्शन जो हो गया अपना हाइलम या हाइलस, ठीक है। पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, अब यूरिन फॉर्मेशन का रास्ता क्या है? ठीक है ना, मालूम चल गई है ना किडनी कैसी होती है? जी सर। ठीक है ना, एक मिनट। तो देखो मैं क्या बता रहा था आपको, पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। पाथवे ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड आउटफ्लो ऑफ यूरिन। एब्डोमिनल एरोटा से, एब्डोमिनल एरोटा आया, रीनल आर्टरी कहाँ गई? किडनी के अंदर गई, ये फोटो दिख रहा है ना आपको, रीनल आर्टरी के अंदर, किडनी के अंदर गई। रीनल आर्टरी से फिर क्या गया? इंटरलोबार आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबार आर्टरी, आर्कुएट आर्टरी और इंटरलोबुलर आर्टरी, फिर एफरेंट आर्टरियोल, उसके बाद इफरेंट आर्टरियोल, फिर इफरेंट आर्टरियोल से पैराट्यूबुलर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल और फिर वेन बन जाती है, ठीक है।